अरे ओजस्वी बहू, आटे के गुलगुले बने कि नहीं? तेरे ससुर जी और मेरा लल्ला आ रहा है। 2 महीनों से शहर में थे उस कमबख्त काम के सिलसिले में। लेकिन अब सारा इंतजार खत्म हो गया। और तूने फोन मिलाया कि नहीं? कहाँ तक पहुंची उनकी बस? पता नहीं माँ जी। पिछले 1 घंटे से मैं उन्हें बाहर जाकर ही फोन मिला रही हूँ, पर उनका फोन नेटवर्क के बाहर बता रहा है। लगता है उनकी बस पहाड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही होगी, और वहां पर तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाँ माँ जी, मुझे भी अब वही लग रहा है। बहुत देर तक इंतजार करने पर रंजना और ओजस्वी दोनों बस स्टॉप पर चली जाती हैं। तभी वहां पर बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, अब तो शाम हो चुकी है। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। कहाँ रह गई ये दोनों? अभी तक इनकी बस भी नहीं आई। बहू, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना? अरे शुभ शुभ बोलिए माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अभी आती ही होगी। 1 मिनट, मैं वहां पर खड़े उस आदमी से पूछ कर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आ। फिर ओजस्वी उस आदमी से पूछती है। और तभी अरे भाभी जी, चंडीगढ़ से कसौली आने वाली बस खाई में गिर गई है। सारे यात्रियों की मृत्यु हो गई है। बस भी एकदम चकनाचूर हो गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके पति और ससुर जी का भी देहांत हो गया होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रेम और पापा जी नहीं रहे माँ जी। वो जिस बस से जा रहे थे, वो बस खाई में गिर चुकी है। क्या? रंजना और ओजस्वी अब पूरी तरह टूट जाते हैं। अब इस दुनिया में उन दोनों का एक दूसरे के सिवाय और कोई नहीं होता। ओजस्वी तो जैसे तैसे हिम्मत बांध लेती है, लेकिन रंजना की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है। माँ जी, कुछ तो खा लीजिए। अगर आप ऐसे ही भूखी रहोगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाओगी तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं खाना। ले जाइए थाली। ऐसे मत कहिए माँ जी। अब प्रेम और पापा जी तो जा चुके हैं, और वो हमारे पास अब वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। और हमें अपना जीवन आगे ऐसे ही गुजारना है, वो भी अकेले में। ना तो आपका कोई है और ना ही मेरा कोई है। और अब वक्त आ गया है, हमें एक दूसरे की ढाल बनना होगा। इसलिए ये खाना खा लीजिए माँ जी, आपको मेरी सो। ये तो क्या कर रही है बहू? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती माँ जी, आपको खाना खाना ही होगा। ओजस्वी के जिद करने पर रंजना थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और अब उनके पास पड़े हुए पैसे भी खत्म होने आते हैं। मैंने आज पड़ोसन से मदद मांगी माँ जी, लेकिन उसने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। ये तो क्या कह रही है बहू? हमने तो आज तक हमारे सारे पड़ोसियों की खूब मदद की है, और आज जब हम मुसीबत में आए हैं तब हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा। 1 हफ्ते बाद तो घर मालक भी किराया लेने आ जाएगा। पहले ही 2 महीनों का किराया बाकी है माँ जी। मैंने तो पड़ोस की उर्मी से काम के बारे में भी पूछा, लेकिन उसने कहा कि फिलहाल कोई काम नहीं है। मुझे अब बहुत चिंता हो रही है माँ जी। अब 1 हफ्ता यूं ही बीत जाता है, और घर मालिक किराए लेने आ जाता है। अरे पैसे नहीं है का क्या मतलब है? 2 महीनों से तुम लोगों ने मुझे किराया भी नहीं दिया है। मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी किराया दो, वरना ये घर खाली करो। ऐसा मत बोलो बेटा। मेरे बेटे और पति की मृत्यु हो चुकी है। अब हम सास बहू भी क्या करें? बस कुछ दिनों की हमें मोहलत दे दो बेटा। मैं और मेरी बहू कोई ना कोई काम जरूर करेंगे, और आपके पैसे आपको लौटा देंगे। हाँ भाई साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं, तुम दोनों को कोई मोहलत नहीं मिलने वाली। और अगर आगे जाकर तुम दोनों को कोई काम नहीं मिला तो फिर तुम दोनों वापस किराया देने से मना कर दोगी। नहीं नहीं, मुझे वो सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। अभी के अभी निकलो यहाँ से, खाली कर दो ये घर। प्लीज भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम दोनों सास बहू कहाँ पर जाएंगे? हमारा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमें इस घर से बेघर मत करो। भगवान के लिए हमें थोड़ी मोहलत दे दो बेटा। लेकिन घर मालिक उन दोनों पर जरा भी रहम नहीं करता।
और वो उनका सारा सामान बाहर फेंक कर घर पर ताला लगा देता है। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर यहाँ से वहां दर दर भटकने लगती है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? हमारे पड़ोसी तो हमारी कोई मदद करने से रहे। उसी दिन उन लोगों के असली चेहरे दिख गए जब मैं उनसे मदद मांगने गई थी। आज की रात तो हमें जैसे तैसे बाहर ही काटनी होगी बेटा, लेकिन कल सुबह हम काम ढूंढने जाएंगे, तभी कुछ होगा हमारा। हाँ माँ जी, मेरे पास कुछ चिल्लर है जो मैंने गुल्लक फोड़ कर निकाले हैं। चलिए वहां पर, उस ढाबे पर शाम के 6 से 7 बजे के बीच में सस्ती वाली स्पेशल थाली मिलती है। वहीं पर हम दोनों खाना खा लेते हैं। सुबह से तो हमने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ बहू, चल चलते हैं। फिर वो दोनों उस ढाबे के पास जाकर खाना खाती हैं, लेकिन उतने में वहां पर एक चोर आकर उनका बैग चुरा कर लेकर जाता है। फिर जब वो दोनों अपना खाना खाकर अपना बैग देखती हैं, तब वो वहां पर होता ही नहीं। हे राम, लगता है किसी चोर ने हमारा बैग चुरा लिया, वरना यहाँ से बैग कहाँ जा सकता है? अरे नहीं माँ जी, बैग में तो हमारे कपड़े थे, 2 कंगन भी थे मेरे, और थोड़े फार पैसे भी थे, और अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे माँ जी? वो दोनों अब काफी परेशान हो जाती हैं। बेबस होकर उन्हें जंगल में खून जमाने वाली ठंड में ही बिना कंबल के जमीन पर ही सोना पड़ता है। बहू, बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पर मैं कैसे सो पाऊंगी? हमारे पास तो कोई कंबल भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, ये देखिए, मैंने लकड़ियां बीन कर लाई हैं। अभी आलव जलाने पर आपको कम ठंड लगेगी और आप अच्छे से सो पाओगी। ठीक है बहू, लेकिन आलव जलाने के बावजूद भी रंजना को बहुत ठंड लगती है और वो रात भर सो ही नहीं पाती, और अगली सुबह तक उसकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। बहू, कुछ कर बहू, वरना इस कड़कड़ाती ठंड में मैं मर जाऊंगी। बहू, जल्दी कुछ कर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ ना सूझने पर ओजस्वी जंगल में से कुछ पत्ते तोड़कर लाती हैं। इसे खाइए माँ जी, यह औषधि वनस्पति है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। फिर उन पत्तों को खाने पर रंजना के शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है और अब उसे बेहतर महसूस होता है। वो दोनों अब कई सारी जगहों पर काम की तलाश करने जाती हैं, लेकिन उन दोनों को कोई काम नहीं मिलता। फिर हताश होकर वो दोनों जंगल की तरफ लौट रही होती हैं। तभी उन्हें पास के एक मंदिर में एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है। फिर वो दोनों फौरन उसके पास चली जाती हैं। अरे माँ जी, इन काकी जी का बदन तो पूरी तरह गर्म पड़ चुका है। लगता है तेज बुखार के कारण इन्हें चक्कर आ गया। हाँ बहू, तो एक काम कर, उस कुएं में से पानी लेकर आ। पानी की बूंदें छिड़कने पर उस बूढ़ी औरत को होश आता है और वो अपने घर का पता बताती है, जिसके बाद ओजस्वी और रंजना उसे उसके घर लेकर जाती है। उस बूढ़ी औरत का एक बहुत आलीशान बंगला होता है और उसका नाम हंसिका होता है। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम दोनों मेरी जान नहीं बचाती और सही सलामत मेरे घर तक ना लेकर आती, तो ना जाने मेरा क्या हाल हो जाता। कोई बात नहीं जी, अब आप सुरक्षित हो और आपको अब अच्छा लग रहा है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे आप दोनों का घर कहाँ पर है? मैं अपने ड्राइवर से कहकर आप दोनों को घर छोड़ने के लिए कह देती हूँ। वो दरअसल हमारा कोई घर नहीं है। मतलब? फिर रंजना हंसिका को सारी कहानी बताती है और दोनों सास बहू की दुख भरी कहानी सुनकर हंसिका को बहुत बुरा लगता है। तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी और मेरे साथ यहीं पर रहोगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अरे नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रंजना बहन, इतनी भीषण ठंड में आप कहाँ पर रहोगी दोनों? नहीं, आप दोनों को यहीं पर रहना होगा। ये सब हंसिका की इकलौती बेटी शगुन सुन लेती है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है क्या, जो जब जिसका मन किया आकर रहने लगा? अरे पूरे कसौली में इतने सारे धर्मशाला हैं, जाए ना ये वहीं पर रहने।
चुप हो जा शगुन। अरे तू जानती भी है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो इन दोनों के कारण ही हूं, इसलिए ये दोनों यहीं पर रहेंगी। लेकिन अगर इन्हें यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा। मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं। शगुन, देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। हम किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहते। अगर हम काम करेंगे तभी रहेंगे यहाँ पर, वरना चले जाएंगे यहाँ से। हाँ काकी जी, आपसे विनती करती हूँ, इतना बड़ा एहसान मत कीजिए हम पर। आपने हमें यहाँ पर मुफ्त में रुकने के लिए कहा और वही हमारे लिए बहुत है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो सिर्फ काम करके ही रुकेंगे। अरे पर नहीं बहन जी, कृपा करके हमारी बात मानिए। फिर हंसिका उनकी बात मान लेती है। अब दोनों सास बहू वहां काम करके रहने लगती है। पर हंसिका उन दोनों के साथ नौकरानियों की तरह नहीं, बल्कि अपने सगे रिश्तेदारों की तरह ही पेश आती है। अरे रंजना बहन, आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। ओजस्वी बेटा, तुम भी आ जाओ, सब साथ मिलकर ही खाएंगे आज। अरे नहीं बहन जी, ये आप क्या कह रही है? आप पहले खा लीजिए। हाँ काकी जी, आप और शगुन खा लीजिए पहले, उसके बाद ही मैं और माँ जी खाएंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों भले ही इस घर में काम करती हो, पर हो तो इस घर की सदस्य ही ना। चलो जल्दी से अब बैठ जाओ, वरना मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। हंसिका के कहने पर ओजस्वी और रंजना को उनके साथ बैठकर खाना ही पड़ता है। लेकिन ये सब होते हुए देखकर शगुन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब उन दोनों को परेशान करने लगती है। ओफो, ये सब्जी तो बिल्कुल भी सही नहीं बनी। ओजस्वी, एक काम करो, जाकर मेरे लिए खिचड़ी बना कर ला। ये क्या नाटक है शगुन? खाना तो एकदम अच्छा बना है, इसीलिए जो बना है वो चुपचाप बैठकर खाओ। नहीं माँ। अरे कोई बात नहीं काकी जी, मैं अभी खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अरे पर तुम तो अभी खाना खाने बैठी हो ना। अरे बहू, तू बैठ, मैं झटपट बना लूंगी खिचड़ी, तू खा ले खाना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी खिचड़ी। अरे एक काम करो ना, तुम दोनों भी चले जाओ। दोनों अगर साथ मिलकर बनाओगी तो खिचड़ी और जल्दी बन जाएगी। शगुन के कहने पर रंजना और ओजस्वी को खाते खाते उठकर खिचड़ी बनानी पड़ती है। निकम्मी कही कि खाते खाते उठा दिया तूने उन दोनों को, वो कभी नहीं सुधरने वाली। हंसिका का उन दोनों सास बहू के प्रति लगाव देखकर शगुन अब हंसिका को उन दोनों से दूर करने के लिए भड़काने लगती है। अरे नहीं माँ, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। मेरी सहेली पश्मीना के घर पर भी ऐसी ही एक नौकरानी आई थी, जो शुरुआत में बहुत ही बेचारी टाइप थी, लेकिन एक दिन वो सब कुछ लूट कर भाग गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन दोनों सास बहू को ज्यादा सर पर मत चढ़ाइए। अरे इन गरीबों के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं माँ। देख शगुन, तू मुझे ये सब मत समझा। मैं इंसान को अच्छी तरह पहचान लेती हूँ कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। हंसिका को भड़काने में शगुन नाकामयाब रहती है, इसीलिए अब वो एक बड़ी चाल चलती है। वो अपनी माँ के गहने रंजना और ओजस्वी के कमरे में रखती है। अब जब माँ को पता चलेगा कि उन दोनों नालायक सास बहू ने उनके बेशकीमती जेवर चोरी किए हैं, तब तो वो खुद ही उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी और तब आएगा असली मजा। वाह, बहुत खूब बेटा। अरे माँ, आप यहाँ पर? हंसिका को दरवाजे के पास देखकर शगुन बहुत हैरान हो जाती है और अब हंसिका शगुन को घर से बाहर निकालने लगती है। निकल जा, इस घर में तू रहने लायक ही नहीं है। अरे क्या कमी है तुझे? तेरे पिता के जाने के बाद भी मैंने तुझे हर एक चीज दी, इतने नाजों से पाला, लेकिन फिर भी तू इतनी बुरी कैसे बन गई? इन बेचारी बेसहारा औरतों को मदद और प्यार करने की जगह पर तू इन्हें मेरी नजरों में बुरा बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं। छी, लानत है तुझ पर। जाने दीजिए ना बहन जी। हाँ काकी जी, माफ कर दीजिए शगुन को। नहीं, ये तुम दोनों को इस घर से निकालना चाहती थी,
लेकिन अब ये खुद ही निकलेगी। अरे ये घर मेरा है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। और तू जिस अमीरी के बलबूते इतना घमंड दिखाती है, वो सब मेरे द्वारा मिली है तुझे। इसीलिए अब तू जा, बाहर ही जाकर रह, तभी तुझे दाल आटे का भाव समझेगा। अरे जब देखो तब घमंड दिखाती रहती है। अरे इंसान का असली धन उसके अच्छे कर्म होते हैं, पैसा घर या बंगला नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये सब बातें मैं दिल से कह रही हूँ। मुझे सुधरने का एक मौका दे दो माँ, प्लीज माँ। मैं अब से घमंड करना छोड़ दूंगी। ओजस्वी, रंजना काकी, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। शगुन खूब विनती करती है, जिसके बाद हंसिका उसे माफ कर देती है और समय के साथ वो सुधर जाती है। और इस तरह अंत में वो चारों खुशी से रहने लगते हैं। पूजा अपनी कॉलेज के बाहर सहेलियों के साथ खड़ी होती है और अपने फेवरेट बैंड बीटीएस के गाने गा रही होती है। यार पूजा, तू तो सच में काफी अच्छा गा लेती है, लेकिन तुझे इन सारे गानों के लिरिक्स का मतलब भी पता है क्या? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं बीटीएस की बहुत बड़ी फैन हूँ। कुछ कुछ गाने हैं जिनके मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन गाने के लिरिक्स सुन सुनकर मैंने सभी रट लिए हैं। 2400 घंटे मेरे दिलो दिमाग में अगर कोई रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीटीएस है। सही है यार, लेकिन तू तो उनसे कितना प्यार करती है। लेकिन अफसोस, वो लोग तुझे कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उनसे मिलने कोरिया जाऊंगी और वहां जाकर उनके साथ ढेर सारी बातें करूंगी और फोटोज भी खिंचवाऊंगी। लेकिन तू और कोरिया, इम्पॉसिबल। तू तो एक मिडिल क्लास घराने की लड़की है, तो तू वहां पर कैसे जाएगी? अरे यार, मेरे लिए तो सब पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक ऐसे अमीर लड़के से शादी करूंगी जो मुझे कोरिया लेकर जाएगा और तभी जाकर मेरा सपना साकार होगा। हाँ हाँ, देखते हैं बहन। फिर पूजा कॉलेज के सबसे अमीर लड़के विकास के करीब आने लगती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है और अंत में वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद, पूजा, हमारे घर के पास में एक बहुत ही बड़ा रूफटॉप रेस्टोरेंट खुला है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आज हम दोनों वहीं पर डिनर करने जाएंगे। चलो, रेडी हो जाओ। नहीं विकास, मैं अभी नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। क्या? लेकिन क्यों पूजा? मैंने तो टेबल भी बुक कर दिया है हम दोनों के लिए। क्योंकि विकास, अभी कुछ देर में बीटीएस के सारे मेंबर सोशल मीडिया पर लाइव आने वाले हैं और वो अपनी बीटीएस आर्मी से बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा बीटीएस इम्पोर्टेंट है। वाव! नहीं विकास, तुम भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन बीटीएस मेरे दिल की धड़कन है। इतने टाइम बाद वो लोग लाइव आ रहे हैं, तो फिर मैं उसे कैसे मिस कर सकती हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड विकास। विकास मुंह बनाकर वहां से चला जाता है, लेकिन पूजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बीटीएस लाइव देखकर खूब एंजॉय करती है। दिन रात पूजा बीटीएस के गाने लगाकर ही सारे काम किया करती है, जिस कारण सास माधुरी वो सारे गाने सुन सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरे तो कान पक गए हैं गाने सुन सुनकर। अरे दिन रात ये तो क्या लगाए रहती है? लगाना ही है तो भजन कीर्तन लगाना। अरे तू भारत देश में रहती है, विदेश में नहीं, तो ये पागलों जैसे गाने सुनना बंद कर दे। इनके ना तो कोई सर है ना पैर, कुछ भी बोलते रहते हैं। माँ जी, मेरे बीटीएस के लिए कुछ भी मत बोलिए। बीटीएस के सारे मेंबर मेरे जिगर के टुकड़े हैं। मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती और ये कोई अजीबोगरीब गाने नहीं है, अच्छे और क्लासी गाने हैं। बीटीएस इस पूरी दुनिया में सबसे फेमस बैंड है जो बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गाते हैं। अरे तू ही सुनते रहे ये बीटीएस फीटीएस के गाने, मैं तो नहीं सुनने वाली।
कल से अपने गाने हेडफोन लगा के सुना कर, वरना मैं सारे स्पीकर तोड़ दूंगी, समझी कि नहीं? सच में माँ जी, अरे कितनी बुजदिल और पापी हो आप। आपको एक बीटीएस आर्मी का श्राप लगेगा। आप मेरी भावनाओं का मजाक उड़ा रही हो। अरे जा जा। फिर उस दिन के बाद से पूजा हेडफोन लगाकर सारे काम किया करती है, और जब माधुरी उसे आवाज लगाती है तभी, अरे ओ पूजा बहू, जरा यहाँ पे आ तो, तेरी बुआ सास का फोन है। हे भगवान, मैं भी कितनी बावली हूँ। महारानी ने तो हेडफोन लगाए होंगे और वो तो बस अपने बीटीएस की धुन में ही लगी होगी। हेलो दीदी, लगता है पूजा किसी काम में व्यस्त है। मैं बाद में उससे आपकी बात कराती हूँ। फिर एक सुबह पूजा बीटीएस की आरती उतारने लगती है, और ये देखकर माधुरी और विकास दोनों हैरान रह जाते हैं। मेरे सारे बीटीएस के मेंबर्स खुश रहे और तंदुरुस्त रहे, और सबसे ज्यादा तो मेरा जिमिन से थोड़ा ज्यादा प्यार है मुझे। आई पर्पल यू जिमिन। हे भगवान, अरे पागल लड़की, अपनी अकल क्या बेच खाई है क्या तूने? हम लोग भगवान की आरती उतारते हैं और तू यहाँ पर इन गोरों लड़कों की आरती उतार रही है, और सरेआम अपनी सास और अपने पति के सामने ये सारी बेशर्मों वाली बातें कर रही है। अरे माँ जी, बीटीएस मेरे लिए कोई भगवान से कम नहीं है, इसीलिए आप मेरी भक्ति के खिलाफ मत जाइए। एक बीटीएस आर्मी की भक्ति को आप क्या ही जानो माँ जी। पूजा, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे 24 घंटे बस बीटीएस 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 इरिटेट करके रख दिया है यार। अरे कितनी पागल हो तुम उस बैंड के लिए। मैं मानता हूँ कि फैन लव होता है, लेकिन इतना हद है यार। अरे किसी को प्यार करना या चाहना कोई गुनाह है क्या? नहीं ना। और थोड़ी ना मैं कोई बीटीएस मेंबर के साथ शादी कर रही हूँ, या फिर उनके साथ मेरा कोई चक्कर चल रहा है। मैं तो उन्हें बस तहे दिल से चाहती हूँ। पूजा की ये सारी बातें सुनकर माधुरी और विकास अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर एक दिन 9 जुलाई को पूजा अपने ऑनलाइन बीटीएस आर्मी ग्रुप में से सारे लोगों को अपने ससुराल बुलाती है, और वो लोग पूरे घर को बीटीएस की फोटो से सजाते हैं और बीटीएस के गाने लगाकर उन पर खूब नाचते हैं। गाइस, आज है बीटीएस आर्मी डे। आज के दिन ही हमारी ये आर्मी बनी थी, और इसीलिए आज हम सब जम के एंजॉय करेंगे और हमारे बीटीएस मेंबर के सारे गाने सुनेंगे और उन्हें गाएंगे भी और उन पर खूब नाचेंगे। लेकिन उतने में वहां पर माधुरी और उसकी सहेलियां आ जाती है, और ये सब देखकर सहेलियां एकदम चौंक जाती हैं। अरे माधुरी, ये सब तेरे घर में क्या चल रहा है? ये लड़के कौन है? और तेरी बहू इस तरह पार्टी करती है? हे भगवान, अरे क्या संस्कार सिखाए है तूने अपनी बहू को? इतनी बेशर्म है तेरी बहू। उन दोनों की बातें सुनकर माधुरी को पूजा पर बहुत गुस्सा आता है। सभी लोग चले जाते हैं और माधुरी सारा डेकोरेशन निकाल देती है। पूजा बहू, ये सब नाटक तू कब बंद करेगी? अरे और कितने दिन खून चूसेगी हमारा? और इतना कौन पागल होता है किसी के लिए? तूने तो नाक में दम करके रख दिया है। कोई लाज शर्म है कि नहीं तुझे? लेकिन माँ जी, मैं तो सिर्फ पार्टी ही कर रही थी, थोड़ी ना कोई शराब पी रही थी, और कोई गलत काम भी नहीं किया है मैंने, जो आप मुझे इतना सुना रही हो। अरे क्या गलत नहीं किया तूने? अब तू कोई सिंगल नहीं है, तेरी शादी हो चुकी है। शादीशुदा होते हुए ये सब करना तुझे शोभा नहीं देता, और अगर करना ही है तो लिमिट में करना। तूने तो सारी हदें पार कर दी है। देखिए माँ जी, आप चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आप मुझे मेरे बीटीएस से अलग नहीं कर सकती। मैं उनकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ और हमेशा रहूंगी। इतना कहकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब बीटीएस बैंड मेंबर मुंबई में कॉन्सर्ट करने आते हैं,
तभी पूजा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे पूरी तरह आराम करने के लिए कहते हैं। माँ जी, विकास, मुझे जाने दो ना। जिंदगी में पहली बार मैं बीटीएस को देखूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे प्लीज कॉन्सर्ट में जाने दीजिए ना। प्लीज विकास। नहीं पूजा, तुम्हें इतना तेज बुखार है, वोमिटिंग और लूज मोशन भी हो रहे हैं। ऐसी हालत में तुम वहां पर जाने की बात कैसे कर सकती हो? और नहीं तो क्या। अरे जान है तो जहान है। पहले अपनी सेहत का ख्याल रख, समझी कि नहीं? माधुरी और विकास पूजा को बीटीएस कॉन्सर्ट में जाने ही नहीं देते। फिर कुछ दिनों बाद, देखो विकास, तुमने और माँ जी ने मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाने दिया, लेकिन अब तुम्हें मुझे साउथ कोरिया लेकर जाना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अब मुझे बीटीएस से मिलाना ही होगा। अरे पगला गई हो क्या तुम? कोरिया क्या हमारे पड़ोस की गली में नहीं है जो चप्पल पहनी और निकल लिए? अरे कोरिया जाने के लिए सबसे पहले वीजा लगवाना होगा, टिकट्स बुक करनी होगी, काफी सारी तैयारियां करनी होती है। वीजा लगेगा भी या नहीं वो भी कह नहीं सकते। ठीक है विकास, जहाँ पर मैंने अब तक इतना इंतजार किया है वही थोड़ा और कर लूंगी, लेकिन तुम वीजा निकलवाओ और मेरी कोरिया जाने की इच्छा पूरी कर दो। तुम्हारे इस बिजी शेड्यूल के कारण हम कहीं पर हनीमून मनाने के लिए भी नहीं गए, इसीलिए अब इसी बहाने से हम कोरिया में ही हमारा हनीमून भी मना लेंगे। पूजा की ऐसी हरकतें देखकर विकास अब बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। फिर एक दिन पूजा देखती है कि विकास ने अपनी फोन के वॉलपेपर पर कैटरीना कैफ की फोटो लगाई है। विकास, हाउ डे यू? तुम्हारे फोन के वॉलपेपर पर पहले मेरी फोटो थी ना, तो अब तुमने ये कैटरीना कैफ की फोटो क्यों लगाई है? क्यों लगाई है मतलब? अरे भाई, मेरा फोन मेरी मर्जी। और वैसे भी मैं कैटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन हूँ और कैटरीना मेरी जान है, जान। क्या? ज्यादा बकवास मत करो, समझे ना? क्यों? तुम बीटीएस को प्यार कर सकती हो तो मैं अपनी कैटरीना को प्यार नहीं कर सकता क्या? अब जाओ यहाँ से, दिमाग का दही मत करो। पूजा को विकास पर बहुत गुस्सा आता है। फिर एक दिन जब पूजा के दांत में बहुत दर्द होने लगता है, तभी, विकास, मेरे साथ डेंटिस्ट के पास चलो ना। मेरे दांतों में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। नहीं पूजा, मैं आज कैटरीना के बंगले के बाहर जा रहा हूँ। आज उसका बर्थडे है और वो बालकनी में आकर हम सारे चाहने वालों को वेव करेगी। इसीलिए आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम अकेली ही जाओ ना। क्या? यहाँ तुम्हारी बीवी दांत दर्द के कारण कुछ खा पी नहीं पा रही और तुम्हें उस कैटरीना की एक झलक देखने जाना है? वाह, क्या बात है। हाँ तो जैसे तुम्हें बीटीएस की एक झलक देखने कोरिया जाना है, तो क्या मैं कैटरीना को देखने उसके बंगले के बाहर नहीं जा सकता क्या? ओके बाय, मुझे देर हो रही है। पर विकास, रुको तो विकास। विकास पूजा को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब विकास यूं ही दिन रात कैटरीना की तारीफें करता रहता है, उसके ही गाने सुनता है और उसी की फिल्में भी देखता है। पहले तो वो सारा वक्त पूजा को देता था और इसी के कारण वो अब पूजा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिस कारण पूजा का गुस्सा दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन, ओफो पूजा, ये कितनी सिंपल लिपस्टिक लगाई है तुमने। तुम वो ग्लॉसी लिपस्टिक शेड लगाया करो ना, कैटरीना भी वही लगाती है। बाय गॉड, क्या सुंदर लगती है वो उसे लगाने पर। विकास, अब तो तुम उसके होठों तक पहुंच गए। अरे इतने कैसे गिर सकते हो तुम? अरे अब मैं भी क्या करूं, कैटरीना को तो अपनी बीवी नहीं बना सकता ना, इसीलिए तुम ही उसके जैसा थोड़ा बहुत मेकअप कर लो, फिर शायद तुम भी उसके जैसे लग जाओ। मुझे तो तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, जपते रहो अपनी कैटरीना का नाम। फिर 2 महीनों बाद विकास पूजा के लिए कोरिया की टिकट लेकर आता है। पूजा,
अब तो तुम खुश हो ना? हाँ विकास, लेकिन विकास ये तो सिर्फ एक ही टिकट है। मैं अकेली कैसे जाऊंगी वहां पर? अकेले कैसी जाऊंगी मतलब? अरे तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हें वो लोग काफी पसंद है ना। देखो, मैं तुम्हारे साथ वहां पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे उन्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उस दौरान मैं तो लोनावला जा रहा हूँ, जहां पर कैटरीना अगले 4 दिनों के लिए शूट कर रही है। और तब मैं उसकी लोकेशन पर जाकर सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखूंगा। क्या? अरे तुम क्या पागल पागल हो गए हो क्या? और कैटरीना कोई भगवान थोड़ी ना है जिसे देखने के लिए तुम रोज जाओगे वहां पर। हद होती है यार। मैं कोरिया में अकेले कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, ना कि उस कैटरीना को देखना चाहिए। ठीक है पूजा, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि बीटीएस भी इंसान है और नॉर्मल सिंगर से। तो फिर तुम उन्हें भगवान क्यों बना रही हो? क्यों उनके लिए इतना तड़प रही हो? अरे उन्हें चाहो, उनके गाने सुनो, लेकिन लिमिट में यार। बीटीएस के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी दुनिया तो बस बीटीएस में ही बसी हुई है। अपने उस माया जाल से बाहर निकलो पूजा। हाँ विकास, तुम सही कह रहे हो। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कर बैठी। तुम्हारा कैटरीना के प्रति पागलपन देखकर मुझे समझ आया कि तुम्हें और माजू को कैसा लगता होगा जब मैं इसी तरह से बीटीएस के लिए पागल हुआ करती थी। देखो पूजा, मैं कोई कैटरीना का फैन नहीं हूँ। मैंने तो बस ये नाटक तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए और तुम्हारी आंखों से बीटीएस के पागलपन का चश्मा उतारने के लिए किया है। सॉरी विकास, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। अब से मैं बीटीएस को चाहूंगी, लेकिन एक लिमिट में, और अपना पागलपन भी कम करूंगी, क्योंकि ये सब सही नहीं है और मेरी अकल अब ठिकाने पर आ चुकी है। और इस तरह अंत में विकास के नाटक के कारण पूजा को अपने पागलपन का एहसास हो जाता है, लेकिन वो अब भी बीटीएस को चाहती है, लेकिन हद में रहकर। और इसी के साथ उसका पागलपन भी कम हो जाता है और सबके साथ वो अच्छे से रहने लगती है। रोशनी अपने पति संदीप और सास प्रतिभा के साथ रहती है। एक दिन की बात है जब संदीप छत पर बैठा होता है और बैठे बैठे मस्त जलेबियां खा रहा होता है। ये लो, और तुम तो बस बैठे बैठे ठूसते रहो। वाह वाह वाह, क्या कमाल की जलेबी बनाई है तुमने रोशनी। सच में खाकर तो बड़ा मजा आ गया। और कुछ आता भी है क्या तुम्हें? बस दिन रात चढ़ते रहते हो। एक नंबर के लुच्चे और नालायक पति हो तुम। अरे यार रोशनी, चिल करो ना, कितना बोलोगी? तभी रोशनी की नजर सामने की छत पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसका नया पड़ोसी वहां पर वर्कआउट कर रहा है। हाय, क्या नजारा है! वो देखो, सामने की छत पर ये हमारे नए पड़ोसी हैं। कल ही शिफ्ट हुए हैं। मेरी नई पड़ोसन का पति तो कितना हॉट, हैंडसम और हैपनिंग है, और तुम देखो एकदम पेटूराम हो। अरे कुछ तो शर्म करो। उसे देखो, वो कितना स्मार्ट है। काश तुमसे पहले वो ही मुझे मिल जाता। अरे धीरे बोलो रोशनी, क्योंकि माँ ने अगर तुम्हारी बातें सुन ली तो जमकर तुम पर तानों की बौछार करेगी। अरे बाबा, एक ही तो लाइफ होती है और मुझे अपनी लाइफ में 3 चीजों से ही प्यार है। एक तो माँ है, दूसरा तुम, और तीसरा है खाना। और अगर मैं खाने में ही परहेज करता रहा तो मैं तो पूरी तरह सूख ही जाऊंगा। और वैसे भी व्यक्ति को मन से अच्छा होना चाहिए। बाहरी सुंदरता का क्या है, आज है तो कल ढल जाएगी। तुम तो बस यही कहते रहो और मेरी और अपनी जिंदगी खराब करो। लेकिन रोशनी, उसमें बुराई भी क्या है? अगर मुझे खाना पसंद है तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? जाने दो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। फिर रोशनी वहां से रूठकर चली जाती है। फिर एक दिन रोशनी को उस पड़ोसन के पति का फोन आता है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी?
अरे हाँ भाई, आ रही है। भोग ना जल्दी। कौन बोल रहा है और क्या काम है? जी मैं आपका नया पड़ोसी बात कर रहा हूँ, विवान चतुर्वेदी। मैंने आपका फोन नंबर मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप से लिया है। क्या? विवान जी आप? बताइए ना, कैसे फोन किया मुझे? वैसे मैंने आपकी बीवी से कल बात की थी। वो दूध वाले का नंबर मांग रही थी। उनसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी आयशा तो है ही बहुत अच्छी, इसीलिए मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट। वैसे आज हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। परसों उसका जन्मदिन है ना, इसीलिए आज कुछ तोहफे और बाकी चीजें आएगी पार्सल में, और हमें घर आते आते लेट हो जाएगा। इसीलिए आप प्लीज उसे अपने पास रख लेना। फिर बाद में जब हम घर आएंगे तब आपसे ले सकेंगे। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे नहीं विवान जी, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मैं रख लूंगी अपने पास। फिर आपके घर आने पर मैं उन्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, वैसे पड़ोसियों को तो क्या न्योता देना, लेकिन आप अपने परिवार के साथ परसों आयशा की बर्थडे पार्टी में जरूर आना। जी विवान जी, हम लोग पक्का आएंगे। फिर रोशनी फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद दोपहर तक सारे तोहफे और बाकी की चीजें डिलीवर हो जाती है। और उन्हें देखकर रोशनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, इतने सारे महंगे और बढ़िया से तोहफे हैं। सच में विवान तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो तो बार बार फोन पर भी बस मेरी आयशा ही करता जा रहा था। और एक मेरा पति है। फिर जब विवान घर आता है तब रोशनी उसे वो सारे गिफ्ट दे देती है। और रात होने पर वो अपनी रसोई की खिड़की में खड़ी रहकर दूरबीन लगाकर विवान और आयशा के घर को देखती है, जहाँ पर विवान आयशा को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वाओ, ये आदमी तो अपनी बीवी के लिए मजनू बना बैठा है। और ये दोनों साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं, और वो भी उसे कितने प्यार से खिला रहा है। काश मेरी किस्मत में भी इस संदीप की जगह पर ऐसा ही कोई हैंडसम और केयरिंग पति होता, तो मेरी लाइफ भी कितनी सुंदर होती। फिर 2 दिन बाद रोशनी और संदीप आयशा की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर विवान आयशा को सबके सामने डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय स्वीट हार्ट। ये रिंग तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम आयशा। आई लव यू। आई लव यू टू विवान। देखो संदीप, इसने अपनी बीवी के लिए डायमंड की रिंग लाई है। ना जाने तुम मुझे कब दोगे। बहुत जल्द दूंगा रोशनी, तुम टेंशन मत लो। अरे क्या टेंशन नहीं लूं? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तो तुम ही हो। फिर थोड़ी देर बाद में सारे कपल्स डांस करने लगते हैं। तभी रोशनी और संदीप भी डांस करते हैं, लेकिन संदीप की वजह से रोशनी धड़ाम करके कोने में गिर जाती है और उस पर सभी लोग खूब हंसने लगते हैं, जिस वजह से उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है। अरे कैसा पति है ये, बीवी के साथ डांस कर रहा है या कुश्ती लड़ रहा है? और नहीं तो क्या, बेचारी इसकी बीवी। ओह नो, आप ठीक तो हो ना रोशनी? हाँ आयशा, मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी रोशनी, मैं तो बस तुम्हें हल्के हाथ से ही घुमा रहा था। लेकिन संदीप भाई, अगर आपको डांस करने आता ही नहीं तो आपने किया ही क्यों? अब देखिए, रोशनी जी के कमर पर चोट आ गई है। रोशनी उस वक्त संदीप से कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने घर चली आती है। रोशनी, आई एम रियली सॉरी बाबा, प्लीज ऐसे चुप मत बैठो, कुछ तो बोलो यार। अरे तुम चुप रहो, एक नंबर के नालायक पति हो तुम। अरे तुम्हें तो ठीक से डांस भी करने नहीं आता, बस खाने के लिए पैदा हुए हो, और तो कोई काम तुमसे होने से रहा। मुझे माफ कर दो रोशनी,
लेकिन मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम गिर जाओगी। अरे चुप रहो, मेरा तो नसीब ही खराब है जो मेरी शादी तुमसे हो गई। अरे उस पड़ोसन के पति को देखो, वो उसका कितना ख्याल रखता है, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है, उसकी हर एक छोटी खुशी का ध्यान रखता है। और एक तुम हो जो मुझे टेंशन और थकान के अलावा और कुछ भी नहीं देते। अरे ओ निठल्ली, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना जबान काट कर फेंक दूंगी तेरी। मेरे बेटे ने जानबूझ के धक्का नहीं दिया तुझे। उसका हाथ अगर 2.5 किलो का है तो वो बेचारा भी क्या करेगा उसमें। और तुझे तो उसकी बस गलती ही दिखाई देती है, लेकिन उसने तेरी खुशी के लिए डांस ना आने के बावजूद भी तेरे साथ डांस किया है। उसने तेरा दिल रखा और उसका ये भाव तुझे नहीं दिखाई दिया। एक नंबर के गधी और बेवकूफ है तू, और तेरी यही सजा है कि तू अब इसी टूटी कमर के साथ घर के सारे काम करेगी। हाँ हाँ, आपसे तो और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ माँ जी। आपको तो बस अपने बेटे की अच्छाई ही दिखाई देती है। बहू तो वैसे भी मुफ्त की नौकरानी ही होती है ना। उन दोनों के साथ झगड़ा करके रोशनी आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। फिर एक दिन जब रोशनी बाजार में सब्जी खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर विवान दिखता है जो घर के लिए सब्जी खरीद रहा होता है। अरे रोशनी जी, आप यहाँ पर? और अब आपकी तबीयत कैसी है? जी विवान जी, अभी मैं ठीक हूँ। मैं तो बस घर के लिए सामान और कुछ सब्जियां लेने आई थी। आप भी यहाँ पर सब्जियां लेने आए हो क्या? हाँ रोशनी जी, आज आयशा का आराम करने का मन है, इसीलिए मैं ही सब्जियां ले रहा हूँ। उसे ये लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए आज तो मैं उसके लिए यही बनाऊंगा। क्या बात है विवान जी, आप आयशा के लिए खाना भी बनाते हो? हाँ रोशनी जी, मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर आयशा को खिलाना बहुत अच्छा लगता है, और उसे भी मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है विवान जी, मानना पड़ेगा, आप एक आइडियल हस्बैंड हो। जी शुक्रिया, लेकिन मेरी आयशा भी एक आइडियल वाइफ है, इसीलिए हम दोनों के बीच इतना प्यार बना हुआ है। फिर रोशनी सब्जियां खरीदने लगती है, तभी उसे संदीप का कॉल आता है। बको, क्या हुआ? क्यों फोन किया तुमने? अरे रोशनी, आज शाम को तुम दम आलू की सब्जी और रोटी बनाना, वो भी कसूरी मेथी और ढेर सारे मसाले डालकर, और वो पुदीने की शिकंजी भी बनाना। उसका वीडियो मैंने तुम्हें भेज दिया है, सेम टू सेम वैसे ही बनाना। तुम तो बस ऑर्डर ही देते रहो। यहाँ वो पड़ोसन का पति बाजार में अपनी बीवी के लिए तपती धूप में सब्जियां खरीद रहा है, और अब घर जाकर वो उसके लिए खाना भी बनाएगा। और एक तुम हो जो मेरे लिए सब्जी खरीद कर बनाना तो क्या, मेरे साथ कभी बाजार में सब्जी का थैला भी नहीं पकड़ते। नॉनसेंस कहीं के। रखो फोन। फिर रोशनी गुस्से में फोन कॉल कट कर देती है, जिसके बाद संदीप तय करता है कि वो उसकी बीवी के लिए सरप्राइज प्लान करेगा। फिर वो अपनी माँ की मदद लेकर रोशनी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट और घर पर उसकी पसंद की डिश बनाता है। ओ माय गॉड, ये सब क्या है संदीप? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? अरे नहीं रोशनी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद डिश, खाओ ना इसे। फिर जब रोशनी वो खाना चखती है, तभी और ये नूडल्स और सैंडविचेस कितने घटिया बने हैं। आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। और ये क्या लेकर आए हो तुम? ये बैग और ये ड्रेस, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। मुझे लगा था कि मेरे ताने सुन सुनकर थोड़ा तो तुम में सुधार आ जाएगा, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम तो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। ये कहावत भूल बैठी थी मैं। लेकिन रोशनी, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, और पूरे दिल से किया है। वो तो दिख ही रहा है कि कितने प्यार से और दिल से किया है।
झूठे कही के? बस बहुत हुआ बहू, आजकल तू बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे मेरे बेटे ने अपनी ऑफिस की छुट्टी लेकर तेरे लिए इतनी धूप में शॉपिंग की और घर आकर रसोई में 2 से 3 घंटे पसीना बहाकर ये सारे पकवान बनाए, और तू कह रही है कि झूठा है ये? अरे भले ही इसने तेरे लिए जो भी लाया है वो तुझे ना पसंद हो, उसके सारे पदार्थ तो बेस्वाद बने हो, लेकिन तू यह सब देखने की जगह पर अपने पति का प्यार देखना, इसके अच्छे गुण गिन लेती है। नालायक कहीं की, तुझे तो बस दूसरों का प्यार ही दिखाई देता है, लेकिन अपने पति का प्यार तो कभी देखती ही नहीं तू। हर किसी को प्यार जताना नहीं आता बहू, लेकिन उसमें भी अगर कोई जताता है तो तुझे उसकी कदर करनी चाहिए। और रोशनी, तुम तो मेरी तुलना हमेशा उस विवान से करती हो, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि मुझ में और उसमें काफी अंतर है। हम दोनों की प्रायोरिटीज भी अलग अलग है। अरे मुझे तो खाना पीना कितना पसंद है, और अभी अभी मैं तुम्हारी बातें सुनकर अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और किसी से प्यार उसके मन को देखकर किया जाता है, ना कि उसके तन को देखकर। और हर किसी का प्यार जताने का और दिखाने का तरीका अलग होता है बहू। और तुम तो हमेशा उसे एक आइडियल हस्बैंड कहती हो ना, तो आज तुम मेरी बात भी सुन लो कि उसकी बीवी भी एक आइडियल वाइफ है, क्योंकि उसकी बीवी भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही केयरिंग और उतनी ही दिलदार है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हारे मुंह पर 24 घंटे 12 बजे होते हैं। अरे अगर तुमसे 2 मीठी बातें करने जाओ तब भी तुम कड़वे ताने ही देती हो। प्रतिभा और संदीप की ये बातें सुनकर रोशनी को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत भावुक हो जाती है। मुझे माफ कर दो संदीप, मैंने हमेशा तुम्हें उस पड़ोसन के पति से कंपेयर किया है, लेकिन कभी तुम्हारी अच्छाई देख नहीं पाई और कभी तुम्हें वो सब करने का मौका ही नहीं दिया। बस अपने मुंह से जहर उगलती रही। लेकिन आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम कितने अच्छे और सच्चे हो। आई लव यू संदीप, तुम सच में एक आइडियल हस्बैंड हो। आज तक मैंने तुम्हें कितने ताने दिए, लेकिन तुमने मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया। मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी संदीप, मुझे माफ कर दो। फिर संदीप और प्रतिभा रोशनी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों खुशी से साथ रहते हैं।